23 मार्च, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, क्योंकि 1940 में लाहौर सिटी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुई थी जिसको बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा गया था, और जो कॉर्नर स्टोन बनी थी पाकिस्तान की स्टेट को हासिल करने के लिए जद्दोजहद का। उसके मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन मैं कुछ बातें, कुछ लेसर नॉन फैक्ट्स जो हैं, कुछ अननोन फैक्ट्स जो कि मैंने मुताला किया, पढ़ी किताबें, स्टेनली वोलपार्ड को पढ़ा, अब्दुल कलाम आज़ाद को पढ़ा, इंडियन फ्रीडम को पढ़ा, नेहरू को पढ़ा, और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स पढ़े। उनके बाद जो चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे वो शेयर करूँ। अच्छा, पहले बात कर लेते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है उस पॉइंट तक मुसलमान कैसे पहुंचे। आपको याद होगा 1939 को कायद-ए-आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का कहा था, जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ख़त्म हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट से सेपरेट स्टेट की तरफ जाना पड़ा। कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने वो सब कुछ किया जो वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर सकते थे। आप उसका एक रेप्लिका देख सकते हैं आज की मोदी गवर्नमेंट जो है जो कर रही है, तकरीबन इसी किस्म का जो तरीक़ाकार था वो रवा रखा गया मुसलमानों के साथ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1937 से 1939 के दरमियान। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि फ्यूचर ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके मतलब मुसलमान और हिंदुओं के अंदर डेडलॉक था। कायद-ए-आज़म जो थे वो कहते थे कि मुसलमान जो है, आप कह रहे हैं कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा, ठीक होगी बात। 1935 के एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके अंदर ये कह दिया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा, लेकिन वो सेपरेट इलेक्टोरेट से मुंतखब होकर जब असम्बली का हिस्सा बनेंगे, काउंसिल का हिस्सा बनेंगे, तो उनसे सिर्फ इस बात पर बहस की जाएगी कि आप जिस माइनॉरिटी का हिस्सा हैं उसके सेफ गार्ड्स के मुतालिक अगर आपको कोई शक व शबाहत या कोई पॉइंट है रेज़ करने के लिए तो वो रेज़ करें। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में या कॉन्स्टिट्यूशन एज आ होल जो मेकिंग है उसके अंदर आपको कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सिर्फ सेफ गार्ड्स की बात होगी तो आपसे पूछा जाएगा। कायद-ए-आज़म, मैंने जैसे आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि उन्होंने ये चीज़ बहुत जल्दी बावर कर ली थी कि मुसलमान जो है वो डिलीजन वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिशनलिज्म में वापस जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने हुकूमत नहीं करनी, हमसे हुकूमत छीन गई है, जब हुकूमत आएगी तब देखा जाएगा, अब हम सिर्फ नमाज रोज़े की तरफ ध्यान देंगे और सिंपल वे ऑफ लाइफ जैसे नमाज रोज़ा और जो इबादत थी उनके ऊपर फोकस करना शुरू हो गए थे। कायद-ए-आज़म ने ये चीज़ बावर कर ली थी और उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को अगर इस दलदल से निकालना है, उनको एक ऐसी कौम के तौर पर उभारना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर जाकर कौमों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क ला सकें या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो उनको वापस पावर में पुट करना पड़ेगा, उनको वापस पॉलिटिकल पावर दिलानी पड़ेगी, मिलिट्री पावर दिलानी पड़ेगी। तो कायद-ए-आज़म उसी दिन से इस चीज़ के लिए कोशा थे और वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अंदर भी हिस्सा चाहिए, हम सिर्फ माइनॉरिटी ना समझा जाए, हमें सिर्फ सेफ गार्ड्स के ऊपर बात ना की जाए। एग्जैक्ट वर्ड जो थे वो मैं आपको सुनाता हूँ। इट इज़ सेड दैट वी हैव नो राइट टू डिसएग्री विद रिगार्ड टू एनीथिंग दैट दिस असेंबली मे डू इन फ्रेमिंग अ नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस ह्यूज सबकॉन्टिनेंट एक्सेप्ट दोज मैटर्स विच मे बी germane to the safeguards of the minorities. So we are given the privilege to disagree only with regard to what may be called strictly safeguards of the rights and interests of minority. और तीसरा पॉइंट जो था लाहौर रेजोल्यूशन का, कायद-ए-आज़म का पब्लिक के साथ आने का, पब्लिक के सामने आने का, वो ये था कि 1919 में अब्दुल कलाम आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि 1919 में जब गांधी और कायद-ए-आज़म के दरमियान क्लैश की सबसे बड़ी वजह यही थी कि कायद-ए-आज़म कहते थे कि हमने ये पगड़ियों वाले, धोतियों वाले, कमीज़ों वालों को, मासेस को हम इंक्लूड क्यों कर रहे हैं पॉलिटिक्स में? दे आर नॉट ग्रूम्ड इनफ टू बी ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स वी आर ट्राइंग टू इंगेज ब्रिटिश विद। तो गांधी कहता था कि नहीं, मासेस को इंक्लूड करना है। तो कायद-ए-आज़म और गांधी के पार्टिंग ऑफ द वेज इसी बात पर हुई थी कांग्रेस में। फिर कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की तरफ वजह ज़्यादा देना शुरू कर दी। तो नेहरू ने जब 1947 में इलेक्शन जीते कांग्रेस के, तो उसने कहा कि भाई तुम रूम्स में बैठ के पॉलिटिक्स करने वाले, तुम्हें क्या पता मासेस के अंदर जाके पॉपुलैरिटी किस तरह गेन की जाती है। तो कायद-ए-आज़म ने उस चीज़ को नोट किया और उस चीज़ से सीखा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आप देखें 1946 में किस तरह क्लीन स्वीप किया कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग के थ्रू। और यही वो पॉइंट था, लाहौर रेजोल्यूशन जो था, और यही पॉइंट था जहाँ कायद-ए-आज़म ने फिर इस पॉलिटिक्स को अपनाया, टैक्टिक को अपनाया कि मासेस के अंदर जाएँ। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि लाहौर रेजोल्यूशन जो है वो वकूफ़ पज़ीर हुई। अब बात कर लेते हैं कायद-ए-आज़म की सेहत के ऊपर। डॉक्टर स्टेनली वोलपार्ड अपनी किताब द जिन ऑफ पाकिस्तान में लिखता है कि डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आपने सफ़र नहीं करना, आपने एटलीस्ट 2 हफ्ते, फोर्टनाइट जो है वो रेस्ट करना है, बेड के ऊपर रहना है, इधर उधर नहीं जाना, उठना भी नहीं है। लेकिन कायद-ए-आज़म जो है उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो खिताब करना है। तो ही केम ऑल द वे टू लाहौर, उन्होंने आके ख़िताब किया और उनको कायद-ए-आज़म को फिर फातिमा जना ने कहा था कि आपने 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलना। और फिर आप देख सकते हैं किताबों में लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म पूरे 2 घंटे बोले। और उन्होंने कहा, पहले उर्दू में शुरू हुई क्योंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि एज़ द ऑडियंस इज़ वर्ल्ड वाइड, तो लेट मी अलाउ
टू स्पीक इन इंग्लिश। तो फिर 2 घंटे वो इंग्लिश में बोले। लिखा जाता है किताबों में कि इट फेल्ट लाइक द पब्लिक हैज़ बीन कॉट अंडर अ स्पेल बाय हिज करिस्मेटिक पर्सनैलिटी, दे हार्डली न्यू एनी थिंग ही वॉज स्पीकिंग अबाउट। और स्टेनले वॉलपार्ट लिखता है कि कायद आज़म हैड नॉट बीन अ पॉलिटिशियन, ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड एक्टर। तो ही वॉज अ परफॉर्मर, वो कोर्ट में भी परफॉर्म किया करते थे और स्टेज पर भी उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। और तकरीबन 1 लाख का मजमा जो था उन्होंने बाउंड करके रखा तकरीबन 2 घंटे के लिए। इट फेल्ट लाइक द मुगल एम्परर हैज़ रेजरेक्टेड। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जैसे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक मैसेकर हुआ था, ऐसे ही ट्रेजेडी 19 मार्च 1940 को लाहौर के अंदर होती है, जब खाकसार के जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो मार्च कर रहे होते हैं अपने नेज़ों के साथ बादशाह मस्जिद की तरफ। और गवर्नमेंट जो सिकंदर हयात खान साहब थे, उनकी गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर, उन्होंने आकर कहा कि आप ऐसा मार्च ना करें। उनको रोका लेकिन वो नहीं रुके, तो उन्होंने उनके ऊपर फायर ओवर करते। तो तकरीबन 300 के लोग 300 के लगभग लोग जो थे वो मारे गए, शहीद हो गए। और जो ज़ख्मी थे, कायद आज़म जब 21 मार्च को लैंड करते हैं तो सीधा मेयो हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। और उसके नतीजे में फिर ये होता है कि खाकसार जो है वो थोड़ा सा अलाइन हो जाते हैं कायद आज़म के साथ, और कायद आज़म अपनी लाहौर रेजोल्यूशन के साथ साथ खाकसार रेजोल्यूशन जो है वो भी पास करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं एक पर्सनैलिटी जो कि अबुल कासिम फजल हक हैं, जिनको टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है, जिन्होंने प्रिजाइड ओवर किया था लाहौर रेजोल्यूशन को। और उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जब कायद आज़म ने उनको देखा आते हुए, तो कायद आज़म सेड दीज हिस्टोरिक वर्ड्स अबाउट हिम, व्हेन द टाइगर अराइव्स द लैम्ब मस्ट गिव वे। मतलब अपने आप को खुद को लैम्ब का और साइड पे हो गया। और AK फजल हक जो है उन्होंने फिर सदारत की। तो उनके बारे में बता दूं कि 1941 में उन्होंने डिफेंस काउंसिल जो है वाइसराय या गवर्नर जनरल की वो ज्वाइन कर ली, जिसके मुताबिक कायद आज़म ने उनको कहा कि आपको ये ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। उनको रोका, उनको कहा कि इस्तीफ़ा दें, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, तो वहाँ से वो ड्रिफ्टेड अवे हो गए। उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया मुस्लिम लीग से, और वो 12 दिसंबर 1941 में जो इलेक्शन होते हैं उसके थ्रू ये बंगाल के दोबारा CM बनते हैं, लेकिन कृषक प्रजा पार्टी के थ्रू। तो ये एक उनकी पर्सनैलिटी का और एक फैक्ट जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो मुस्लिम लीग से अलहदा हो गए थे, शेर बंगाल जिनको कायद आज़म ने कहा था। और बाद में उनके कायद आज़म के दरमियान काफ़ी टेंशन्स रहीं। और फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन मंजर आम पर आते हैं। कायद आज़म जो है ब्रिटिश लोगों के बारे में कहते थे कि दे आर ओबरेट पीपल, मतलब स्टेप बोर्न, ज़िद्दी, बात ना मानने वाले। वो कहते थे कि दे आर वेरी क्लेवर एज अ नेशन बट वेरी स्लो टू अंडरस्टैंड द सर्कमस्टांसिस। और यही वजह है कि वो इंडिया के सर्कमस्टांसिस को समझ नहीं पा रहे। और वो कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी जो उनके मुल्क में जो है सक्सेस लेके आई है या सक्सेसफुल करार पाई है, वो सारी दुनिया के लिए सक्सेसफुल है। ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर उस तरह की डेमोक्रेसी जो है वो काम नहीं करती। यहाँ वो लाला लाजपत राय को भी कोट करते हैं अपने उस एड्रेस के अंदर, और बताते हैं कि 15 साल पहले उन्होंने CR दास को एक लेटर लिखा था, द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी द ब्रिटिश इज़ ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर या इम्पोज ऑन द इंडियन पीपल इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। तो कायद आज़म ने फिर कहा कि अगर लाला लाजपत राय 15 साल पहले ये बात कर सकता है, तो अब मैं ये बात क्यों नहीं कर सकता कि ब्रिटिश लेड या ब्रिटिश डिज़ाइन वाइट या वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया के लिए सूटेबल नहीं है। तो इसलिए वो कहते थे कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट मे बी बिल्ड विल रिजल्ट इन डिजास्टर एंड विल प्रूव डिस्ट्रक्टिव एंड हार्मफुल नॉट ओनली टू द मुसलमान्स बट टू द ब्रिटिश एंड हिंदूज एज वेल। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट आर रियली इन अर्नेस्ट एंड sincere to secure peace and happiness of the people of this subcontinent, the only source open to us all is to allow the major nations separate homelands by dividing India into autonomous national states। अब यहाँ वो वर्ड नेशनल स्टेट्स का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आगे शेख मुजीबुर रहमान जो है अपने 6 नुकात हैं उनके अंदर जो कहता था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान शुड बी बिल्ट ऑन द ट्रू स्पिरिट ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन। और इसी बात को वो पॉइंट कर रहा था कि नेशन स्टेट्स की बात की थी, नेशनल स्टेट्स की बात की थी, नेशनल स्टेट की बात नहीं की थी, तो हमें अलहदा होना है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि मद्रास सेशन जो कि 1941 में हुआ, उसमें कायद आज़म ने बड़ा क्लियर कट कहा कि बाय इंडिपेंडेंट स्टेट्स आई मेंट इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ मुस्लिम्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ हिंदूज़, नॉट इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ मुस्लिम्स अलोन। लेकिन मैंने मद्रास सेशन जो है उसका पढ़ा, वो पूरा आर्टिकल है तकरीबन 100 से ज़्यादा सफ़ों का, वो पढ़ा। तो उसके अंदर मुझे जो मिला वो ये था कि कायद आज़म ने इसको कभी भी दोबारा रीइटरेट नहीं किया या इसको तरदीद नहीं की इस कॉन्सेप्ट की कि उन्होंने स्टेट से मीन स्टेट था, उन्होंने स्टेट्स ही दोबारा यूज़ किया था। बट 1941 में जो मद्रास सेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें भी लाहौर रेजोल्यूशन के जो पॉइंट्स थे उनको मैं उर्दू में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि जो फेडरेशन इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर
दिखाई गई है एंड जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जा रही है, दैट इज़ नॉट सूटेड फॉर इंडिया। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ब्रिटिश लेड डेमोक्रेसी और उनका बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी इंडिया के लिए सूटेबल नहीं होगा, तो उसको रद्द कर दिया गया मुस्लिम लीग की तरफ से इस रेजोल्यूशन के अंदर। दूसरा पॉइंट जो था वो वही इंडिपेंडेंट स्टेट्स का था कि जो जियोग्राफिकली मिलती हैं, जो रिलीजियसली मिलती हैं, उनको डीमार्क करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना दिया जाए जो कि सॉवरन हो अपनी डीलिंग्स में, पॉलिटिकल और मिलिट्री और डिफेंस वगैरह में, सब में सॉवरन हो। और तीसरा पॉइंट ये था कि वो माइनॉरिटीज़ जो फिर रह जाएंगी डीमार्क होके, पंजाब पूरा डीमार्क होगा, मुसलमानों के पास आएगा, तो ऑब्वियसली उसमें माइनॉरिटीज़ होंगी जो हिंदू और सिख होंगे, तो उनकी सेफ गार्ड के लिए फिर इकदाम किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको छोड़ दिया जाएगा कि भाई तुम माइग्रेट कर जाओ। मतलब यहाँ से ये पॉइंट भी निकलता है कि जो माइग्रेशन हुई थी 1947 में, ये एनविसेज नहीं थी, ये मतलब कैलकुलेटेड नहीं थी, ऐसा नहीं था कि ये सोचा गया था कि यार ये माइग्रेशन होगी, ये कभी भी नहीं सोचा गया था। ये सोचा गया था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो वहीं की वहीं रहेंगी और उनको सेफ गार्ड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये तीसरा पॉइंट है। इसी के मुतालिक कायद-ए-आज़म का जो विजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कायद-ए-आज़म कह रहे थे कि देयर इज़ नो रीज़न वाई दिस स्टेट शुड बी एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, ऑन द अदर हैंड द राइवलरी एंड द नेचुरल डिज़ायर एंड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ वन टू डोमिनेट द सोशल ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर द अदर एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल डिसअपीयर। मतलब अगर ये इकट्ठे रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर सुप्रीमेसी और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इनको अलग-अलग कर देंगे तो ये डोमिनेट होने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि ये एंटागोनाइज भी नहीं होंगे, ये आपस में बड़े फ्रेंडली रिलेशंस के साथ रहेंगे। इट विल लीड मोर टुवर्ड्स द नेचुरल गुड and natural goodwill by international pacts between them, and they can live in complete harmony with your neighbors. This will lead further to a friendly settlement and all the more easily with regard to minorities by reciprocal arrangements and adjustment between Muslims India and Hindu India, which will far more adequately and effectively safeguard the rights and interests of Muslims and various other minorities. मतलब चौथा पॉइंट ये था कि अब हमने जो रेजोल्यूशन पास की है इसके तहत कमेटी बनेगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो इन प्रिंसिपल्स पर बुनियाद रखेगी अपनी, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ऊपर, और उन रीजन्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिनके अंदर हम सॉवरन होंगे, हम इंडिपेंडेंट होंगे और हम अपने मामला खुद देखना शुरू करेंगे। हिंदू जो है उन्होंने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया क्योंकि ब्रिटिश वॉज वेरी डेस्परेट टू लीव इंडिया एंड टेक अ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, और हिंदू ने कहा कि ये कहाँ मानी जाएगी। और वैसे भी वो जब पूछा गया 1933 में, जब चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था, तो उनसे किसी ने पूछा ऐसे ही एक दूसरे से, ब्रिटिश जो ऑफिसर थे बैठे हुए, यार व्हाट इज़ पाकिस्तान, तो उसने कहा कि आई थिंक सम शिमेरिकल एनिमल, मतलब एक फ़र्जी एनिमल है जिसके बारे में मुसलमान आजकल बात कर रहे हैं, या मुस्लिम लीग नहीं लेकिन मुस्लिम थोड़े बहुत आपस में बात कर रहे हैं। तो हिंदुओं ने उसी चीज़ को उठाया और कहा कि अगेन वेरी स्टूपिड एक्ट बाय मुस्लिम्स, और उसको कहा कि नहीं लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है, ये लाहौर रेजोल्यूशन नहीं है, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। तो उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया। इवन कायद-ए-आज़म ने भी अपने पूरे खिताब में जो 2 घंटे की स्पीच थी उसमें एक दफ़ा भी पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम नहीं लिया। उन स्टेट्स जिसको डीमार्क करके जियोग्राफिकली एक यूनिट बनाना था या यूनिट्स बनाने थे, उनको पाकिस्तान नहीं कहा, उनको मुस्लिम स्टेट्स कहा गया या मुस्लिम स्टेट कहा गया। तो ये पाकिस्तान का वर्ड हिंदुओं ने यूज़ किया मुसलमानों के लिए, तो मुस्लिम्स और वाइज एनफ टू पिक इट अप, और उन्होंने फिर इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया, और ये हमारे सामने आज के दौर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन और लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानी। इसी की बदौलत आज हम छुट्टी का दिन भी मनाएंगे इसका। लेकिन द पॉइंट इज़, द थिंग टू कंसिडर इज़ कि हम गो बैक करें, उन चीज़ों को पढ़ें, उन चीज़ों को देखें जो इसका बाइस बनी कि हमने पाकिस्तान बनाना था। हम सब ने वो चीज़ें भूली हुई हैं, हम सब को वो चीज़ें भूली हुई हैं, हम सब उनसे बहुत ज़्यादा डेविएट कर चुके हैं। तो आई थिंक देयर इज़ अ नीड टू गो एंड रीविजिट दोज हिस्टोरिक इवेंट्स, और अपनी हिस्ट्री को लाजमी पढ़ा करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपके पास कोई ऐसा इवेंट है जो लेसर नोन है और अभी तक मंजर आम से छुपा हुआ हो। शुक्रिया।